मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे लेसन नंबर 6। जो लेसन नंबर 6 है वो हमने स्किप किया है, अर्थात हमने छोड़ा है लेसन नंबर 6। तो अब हम लेसन नंबर 7 देखेंगे, जिसका नाम है पिता की सहायता, जिसका अर्थ होता है पिता की मदद करना। एक प्रेरक कहानी है जिसके द्वारा हमें कुछ सीख मिलती है। यहाँ पर एक जो बच्चा होता है स्वामीनाथन नाम का, वो अपने पिता से झूठ बोलता है। बस उसी के ऊपर ये पूरी कहानी बताई गई है। तो कई बार हम झूठ को छुपाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलते हैं। हम दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं। जब हम स्वयं से सवाल जवाब करते हैं, जब हम खुद से अपने आप को पूछते हैं कि जब मैंने बात किसी से कही वो सही थी या गलत, अगर गलत होगी तो आप अपने आप से अंदर से आप पछतावा करोगे, आप दुखी हो जाओगे, आप अपराधी हो, ऐसा आपको अंदर से महसूस होगा। अगर आप सही हो तो, अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो तो आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति हो और आपने किसी से झूठ बोल दिया, लेकिन आपको अंदर से आपको ये पता होगा कि मैंने यह झूठ बोला है, तो अपने आप पछतावा करोगे। तो हमें झूठ बोलना चाहिए या नहीं, झूठ क्यों बोला, तो इसके पीछे कितने कारण हो सकते हैं। तो हमें एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इसलिए हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बिस्तर पर लेटे स्वामी को यह सोचकर डर लगा कि आज सोमवार की सुबह है। उसे शनिवार और रविवार कब चला जाता है वो उसे पता होता नहीं है। वह कहता है इतनी जल्दी सुबह, सोमवार की सुबह आ जाती है। वो बेचारा डर जाता है क्योंकि उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। लगता है कि एक ही क्षण पहले तो शुक्रवार था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि 2 दिन तो पता नहीं कहाँ निकल गए, और शुक्रवार की कल ही तो रात थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि 2 दिन तो उसके लिए पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। अभी हाल तो मैं शुक्रवार की कक्षा भरकर आया हूँ स्कूल से, और इतनी जल्दी सोमवार भी आ गया। भले ही 2 दिन बीत चुके हों, पर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी शुक्रवार था और अभी अभी तुरंत ही सोमवार आ गया हो। वह ऐसा महसूस करने लगा कि मेरे स्कूल, अगर मेरा विद्यालय और कहीं भूचाल आ जाए, भूचाल अर्थात धरतीकंप हो जाए, और मेरी विद्यालय की जो इमारत है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो टूट के तहस नहस हो जाए, लेकिन उसकी इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। जो इसका स्कूल है एल्बर्ट मिशन 100 साल से मजबूत खड़ी हुई है। 9 बजे के करीब स्वामीनाथन ने कहा मेरे सर में दर्द है। वो अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। वो क्यों? वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे स्कूल ना जाना हो, ना जाना पड़े। इस वजह से वो क्या करता है, अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरे आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज मुझे विद्यालय नहीं जाना, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। जब माँ ये सब बातें सुनती है तो माँ कहती है ठीक है, जाओ बेटा तुम जाकर घर पर आराम कर लो। तो उस समय जब वो कहती है कि आराम कर लो, तब उस समय 9:30 बजे होते हैं। तो 9:30 बजे तो उसके पिता जब बाहर निकल कर आते हैं तो देखते हैं स्वामीनाथन को उसके कमरे में। तो कहते हैं क्यों, आज विद्यालय की छुट्टी है क्या, आज तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? तो स्वामीनाथन कहते हैं कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं गया। तो इतवार को जैसे ही उसके पिता को ये पता चलता है कि वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, तो उसके पिता कहते हैं इतवार को तो दिन भर घूमोगे तो सोमवार को तो सर में दर्द होगा ही। इतवार अर्थात रविवार के दिन तुम इस तरह से पूरे दिन बाहर खेलते रहोगे। शनिवार को भी खेलने चले गए थे, रविवार को भी खेलने चले जाओगे। तो इस तरह जब तुम खेलोगे तो क्या सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? स्वामी जानता था, स्वामीनाथ जानता था कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा कड़क हैं, इसलिए उन्होंने नया बहाना बनाया। अब इतनी देर हो गई तो मैं विद्यालय कैसे जाऊं? स्वामीनाथन कहता है कि अब तो 9:30 बज गए, अब मैं विद्यालय नहीं जा सकता। लेकिन पिताजी कहते हैं कि ये गलती तुम्हारी है, ये गलती मेरी नहीं। तुम्हें छुट्टी रखनी थी या तुम्हारे सर में दर्द था तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे पूछना चाहिए था। छुट्टी करने से पहले तुमने मुझसे पूछा नहीं पूछा, तो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा, स्कूल में जाना ही पड़ेगा। छुट्टी करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
कोई बात नहीं, सर में दर्द है, थोड़ा बहुत है, ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। अब स्वामीनाथन कह रहे हैं मैं इतनी देर से पहुंचा तो मास्टर जी मुझ क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो जो उनके पिता कहते कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये गलती तुम्हारी है, तुमने ये गलती की है, मैंने नहीं की। कह देना अगर ज़्यादा डांटे तुम्हें या तुम्हारे सर तुम्हें कुछ कहें, तुम्हारे मास्टर, तो तुम अपने मास्टर से कह देना कि मेरे सर में बहुत दर्द था, इस वजह से मैं लेट आया हूँ। स्वामीनाथन अपने पिता को कहते हैं अगर मैंने ऐसा कहा तो वो मुझे बहुत मारेंगे, तो मुझे बहुत ही पीटेंगे भी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे मास्टर जी का? उनके पिता ने पूछा। चलो, क्या मास्टर तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे जो सर हैं, मास्टर हैं, उनका नाम क्या है? तो कहा सैमुअल, उनका नाम सैमुअल है। वे लड़के को बहुत मारते हैं, जो भी लड़का लेट आता है उसे वो खूब पीटते हैं। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि एक बच्चा स्कूल में बहुत ज़्यादा लेट आया था तो उसको बहुत मारा था, और एक लड़का देर से आया तो उसे पूरे पीरियड मुर्गा बना के भी रखा और उसे बेत अर्थात जो लकड़ी की छड़ी होती है उसे बेत कहते हैं, कि बेत से उसे 6 बेत मारे, अर्थात 6 लकड़ी से उसे अच्छी तरह से 6 पीटे उसके हाथों पर, और कान भी उसके खूब खींचे और उसे मुर्गा भी बनाकर रखा। वो बहुत ही मारने वाले सर हैं, हम लोगों को उनसे बहुत डर लगता है। तो उनके पिता कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम हेड मास्टर, जो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं, उनसे तुम शिकायत क्यों नहीं करते कि वो इतना मारते हैं। अगर हम लेट आ जाते, थोड़ा बहुत कभी हमें कोई परेशानी हो जाती तो हम लेट आते हैं, तो उनसे शिकायत हम कर सकते हैं, तो तुम्हें शिकायत करनी चाहिए। तो इतने में अपने पिता को कहता नहीं नहीं पिताजी, वो स्वामीनाथन कहते कि नहीं नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हेड मास्टर भी उनसे डरते हैं, वो इतने तो खतरनाक मास्टर हैं। ऐसा कहने लगा वो सर के विषय में। फिर स्वामीनाथन ने सैमुअल मास्टर जी की शक्ति का बड़ा चटपटा विवरण दिया, बहुत ज़्यादा, और उसमें खूब नमक मिर्ची लगा लगा के जो सर थे उनके सैमुअल, उनके बारे में उल्टा सीधा कहने लगे। और कहने लगे वे लड़कों को तो तब तक मारते रहते हैं, इतना मारते हैं, बेत से जो छड़ी है उससे इतना मारते हैं कि जब तक उनके दोनों हाथों से खून नहीं टपकने लगता तब तक वो छोड़ते नहीं हैं। स्वामी ने सोचा, अर्थात स्वामीनाथन ने सोचा कि अगर मैं इस तरह से अपने पापा को कहानी सुनाऊंगा तो मेरे पिताजी भी मुझे क्या करेंगे, विद्यालय जाने से रोक देंगे कि ठीक है बेटा, तो तुम आज विद्यालय मत जाओ, अगर तुम विद्यालय गए तो तुम्हें भी सर इसी तरह से मारेंगे, इसीलिए तुम विद्यालय मत जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसका एक नया उपाय बताया और वे बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए। उत्तेजित का मतलब वो उकसाए हुए हो गए और कहने लगे वे बच्चों को इस तरह कैसे मार सकते हैं, अच्छा चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने तय किया कि स्वामी को और देर से इस विद्यालय भेजेंगे, उसे खत लिखकर देंगे कि उसे हेडमास्टर को दे दे। इसके लिए उन्होंने स्वामी का कोई विरोध नहीं सुना। जब तक स्वामी विद्यालय जाने के लिए तैयार हुआ, पिताजी ने एक लंबा खत लिखकर तैयार कर दिया, उन्हें लिफाफे में रखा और गोद से चिपका दिया। अब क्या हुआ कि उसने इतना सारा कहा लेकिन उसके पिताजी को कोई असर नहीं हुआ, और पिताजी कहने लगे अच्छा ऐसी बात है तो तुम विद्यालय थोड़ी और देर से जाना। और तब तक वो, जब तक विद्यालय के लिए तैयार हुआ स्वामीनाथन, तब तक उनके पिता ने क्या किया, एक लंबा सा पत्र लिख दिया। और पत्र लिखने पर क्या कहा कि ये पत्र ले जाकर तुम किसे देना, अपने हेड मास्टर को दे देना, और इसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने इतना लंबा लिफाफा बनाया और उसे किससे, गोंद से चिपका दिया। जब गोंद से चिपका दिया और स्वामीनाथन ने डरते डरते उस लिफाफे को अपने हाथ में लिया, तो धीरे से पूछता है कि पिताजी आपने इसमें क्या लिखा है। तो पिताजी ने कहा सैमुअल मास्टर के बारे में कुछ शिकायतें लिखी हुई हैं, बहुत सी बातें लिखी है उनके बारे में, हेड मास्टर जी इसे पढ़ेंगे तो उन्हें विद्यालय से निकाल देंगे। अब स्वामीनाथन चिंता में पड़ गया कि अब पिताजी ने इतना सारा उनके बारे में लिखा है तो कहीं ऐसा ना हो सही में उन्हें विद्यालय से निकाल दिया जाए। स्वामीनाथन जाते हुए सोचता रहा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि उसे पता था कि जो मैंने सैमुअल मास्टर के बारे में कहा वो सब झूठ था। तो वो जब रास्ते में जाता है विद्यालय
तो जाते जाते उसने अपने पिता को तो झूठ कह दिया, लेकिन अपने मन से अपने आप को वो झूठ न कह सका और अपने मन से क्या करने लगा, अपने आप को झूठा ठहराने लगा और उसकी आत्मा उसे परेशान करने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जितनी बातें कही हैं उतनी सच है या झूठ है। वह सड़क पर 1 मिनट रुक गया और सोचने लगा कि सैमुअल और मास्टर जी इतने ज़्यादा बुरे तो नहीं हैं जितना बुरा मैंने पिताजी के सामने कह दिया। वो तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में मैंने जो कहा पिताजी को वो सब झूठ था। दरअसल वे दूसरों से ज़्यादा भी अच्छे थे। कभी कभी वे मेरी बातों सुनकर मेरी बातों का मजाक भी उड़ाया करते थे और मैं उनकी बातों को अपनी तारीफ समझकर खूब हंस लिया करता था। स्वामी उनके व्यवहार के बारे में कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे थे। उसे ऐसा लगा कि जो कुछ मैंने कहा वो सही था या झूठ था। जो मैंने कहा बस अपने मन में बेचारे दिमाग में सोचता रहा। उसे ऐसा लगा कि जो भी मैंने किया वो अच्छा नहीं है, बुरा ही है। यह खत हेडमास्टर को दे दिया जाए या नहीं, वह महसूस करता रहा कि वह सैमुअल मास्टर की झूठी शिकायत करवा रहा है, क्योंकि उसे अंदर अंदर बहुत दुख था कि वो झूठ बोला। इसीलिए उसे ऐसा लगा अगर मैंने ये हेडमास्टर को दे दिया तो ये शिकायत क्या होगी, ये झूठी शिकायत होगी उनकी। इसलिए वह देने से भी डर रहा था, जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर ये मास्टर को यदि यह मैंने हेड मास्टर को दे दिया तो उनकी बेचारे की ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। इसलिए और अगर हेड मास्टर ने उनकी इतनी सारी गलतियां पढ़ ली तो उन्हें वो नौकरी से निकाल देंगे। इन सब अपमान और कष्ट के लिए कौन जिम्मेदार होगा। जब वो सब कुछ सोचने लगा तो बोले अगर उनका इस तरह से अपमान होगा या उनको कष्ट मिलेगा, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा। अपने आप ये सब सोचता है जब स्वामी तो कांपने लगता है, घबरा जाता है कि मैंने जो कुछ किया वो सब गलत था। वह सैमुअल मास्टर जी के बारे में जितना सोचता उतना ही वो उनके लिए परेशान हो जाता, दुखी हो जाता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत है। जेब में रखे लिफाफे को महसूस करते हुए स्वामी सोचने लगा कि वही अपराधी है। अब अपने पर ही गुस्सा आने लगा। अब उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि मैंने जो कुछ किया वो सब बहुत गलत था। मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही दंड देने लायक हूँ, मुझे ही अपराध मिलना चाहिए। ऐसे वो अपने आप पर गुस्सा करने लगता है और सोचने लगता है कि जो मुझे ये पत्र मेरे पिताजी ने दिया है, इस पत्र को मैं किसी नाली में या किसी कचरे में जाकर फेंक देता हूँ, क्योंकि यह सब झूठ से भरा हुआ खत है, झूठ से भरा हुआ पत्र है, तो मैं इसे किसी नाली में जाकर फेंक देता हूँ। विद्यालय में घुसते ही उसे एक विचार आया कि ऐसा हो सकता है, इस समस्या का हल भी हो सकता है कि अगर यह खत मैं अभी हेडमास्टर को ना दूँ, और मैं यह खत कब दूँ हेडमास्टर को, शाम के समय जब स्कूल से छूटेंगे तब। हो सकता है तब तक सैमुअल मास्टर कुछ ऐसा कर जाएं कि उनकी गलती जो इस पत्र में लिखी है वो उनकी गलती मिल जाए, जिससे उनकी वह शिकायत को दर्ज कर लिया जाएगा। तो पूरे दिन में मैं भी ऐसा कुछ करूँगा कि वो मुझे मारे या मुझे कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो उनकी वह शिकायत दर्ज हो जाएगी। तो अभी ये पत्र मैं नहीं दूंगा, इस पत्र को मैं अपने पास ही रखूँगा और शाम के समय तक अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ भी ऐसी वैसी गलती की है या मुझे मारा या मुझे पीटा तो मैं ये पत्र हेडमास्टर को दे दूँगा। तब तक मैं ये हेडमास्टर को नहीं दूँगा। वह सोचकर ही कक्षा के अंदर आने की कोशिश करता है। स्वामी कक्षा के द्वार पर खड़ा रहता है। सैमुअल मास्टर जी गणित पढ़ा रहे थे। अब क्या हुआ कि स्वामी लेट स्कूल गए हुए थे, तो लेट जाने पर क्या था कि दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर खड़ा हुआ था और सैमुअल मास्टर उस समय गणित का अर्थात मैथ्स पढ़ा रहे थे। उन्हें स्वामी पर उनकी नज़र स्वामी पर गई तो उन्होंने पूछा कि स्वामी सोच रहा था कि उसे देखकर ये सैमुअल मास्टर जी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी शिकायत की जा सके, लेकिन उन्होंने इतना ही पूछा। अब वह चाहता था कि वो लेट भी गया था और लेट जाकर सामने जाकर खड़ा हो गया तो हेडमास्टर तो जो उनके सर थे सैमुअल, वो खुद उनसे पूछें, वो ये चाहता था और पूछते समय वो उसे डांटे, वो ये भी चाहता था। लेकिन उनके जो मास्टर थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि अब विद्यालय आ रहे हो, इतना लेट विद्यालय आ रहे हो,
तुम आधा घंटा देरी से आए हो। स्वामी ने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैं नहीं आया जल्दी। तो फिर क्यों आए? उनके जो सर थे उन्होंने कहा है कि तो फिर क्यों आए बेटा, आप घर पे ही रहते। तो उसने उस सवाल के उसे वो उम्मीद नहीं कि सर मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से बात करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आ गए तो आ जाओ। तो फिर भी इतना लेट आया तो नहीं आना था तुम्हें? तो कहा नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है कि कक्षा छोड़ना ठीक नहीं है। तो कहा तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने सही सलाह दी है, ठीक है तुम अंदर आ जाओ। इस सवाल से सैमुअल मास्टर जी प्रभावित लगे। बोले तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं, वे बहुत समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, अपनी सीट पर आकर तुम बैठ जाओ। स्वामी दुखी मन से सीट पर जाकर बैठ जाता। उसे ऐसा लगा कि है आज मुझे मास्टर कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और चुपचाप स्वामी जाकर अपने सीट पर दुखी होकर बैठ जाता है। मास्टर जी लड़कों को गृह कार्य का मुआयना कर रहे थे। मुआयना अर्थात उनके गृह कार्य, उनके जो होमवर्क था वो सब चेक कर रहे थे, मुआयना कर रहे थे, चेक कर रहे थे, देख रहे थे। तो उसी समय स्वामी को विचार आया कि सख्ती के समय ज़्यादा मौके इसी वक्त होते हैं कि जब वो गृह कार्य चेक करते हैं और बच्चे जब करके नहीं लाते तो उसी समय मास्टर को गुस्सा आता है और मास्टर मारते हैं। तो स्वामी के दिमाग में ये विचार आ गया कि हाँ, इसी समय बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होते हैं। तो तब तक वो सभी का चेक करते करते सैमुअल मास्टर जी आज ज़्यादा नरमी और सहिष्णुता से पेश आ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे थे और सहनशीलता, सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे। और जिनका भी काम पूरा नहीं था उन्हें धीरे से एक छड़ी मार देते थे, धीरे से, जैसे हाथ के ऊपर सिर्फ छुआ दिया गया हो। वैसे उसे मारना नहीं कहते, सिर्फ छुआना कहते थे। तो सिर्फ ऐसे ही छुआ दिया, किसी को एक आध मिनट से ज़्यादा बेंच पर खड़ा भी नहीं रखा। अब तो स्वामी विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। अब स्वामी की बारी आई। स्वामी बहुत खुश हो गया। स्वामी ने कहा मैं ऐसा कुछ कहूँगा कि वो मुझे मारे, लेकिन उनके जो सर थे ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब किसकी बारी आई? अब स्वामी की बारी आई। वो बहुत खुश था उस समय। अब जैसे ही मास्टर उनके पास आए, स्वामीनाथन के पास, स्वामीनाथन बड़ा खुश हो गया और उनसे पूछा कि स्वामीनाथन तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? तो उसने तपाक से उत्तर दिया, तपाक से मतलब बहुत जल्दी उत्तर दिया और बड़े घमंड से उत्तर दिया, मैंने कोई गृह कार्य नहीं किया है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था इसलिए मैंने कोई गृह कार्य नहीं किया है। अब जो सैमुअल मास्टर जी थे उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। और जैसे ही स्वामी को बैठने के लिए कहा तो वह मन में सोचने लगा, अरे मुझे सैमुअल मास्टर ने बिल्कुल भी डांटा नहीं, अब मैं क्या करूं? उनकी शिकायत का जो पत्र लेकर मैं घूम रहा हूं वो कैसे उनकी शिकायत होगी? तो वो सोचने लगा ठीक है बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया और सोचने लगा कि अब सैमुअल मास्टर जी को हुआ क्या है, आज तो पूरा पीरियड भी ख़त्म हो गया और मुझे मास्टर ने बिल्कुल डांटा भी नहीं। और बड़े निराश होकर स्वामी वहाँ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है, बड़े दुखी होकर बैठ जाता है। फिर विचार करता है अरे लास्ट पीरियड भी उन्हीं का है जो वो इतिहास पढ़ाते हैं, तो वो लास्ट पीरियड भी उनका, लास्ट पीरियड में मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जो इनकी शिकायत का पत्र मैं हेड मास्टर को दे सकूँ। आखिरी पीरियड में सैमुअल मास्टर जी का ही था। उस समय वह इतिहास पढ़ा रहे थे। सैमुअल मास्टर वह सबक अर्थात पाठ सिखा रहे थे जिसमें वास्को दी गामा भारत आने का जिक्र था, भारत आने के बारे में चर्चा की गई थी। तो लड़के, इतिहास का सब्जेक्ट है, लोगों को बड़ा इतिहास अर्थात तुम्हारा जो एसएस का पीरियड होता है उसे कहते हैं। तो उसमें बच्चे आधे सोए आधे जगे हुए थे, अध सोए अर्थात बच्चों को बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, तो बच्चे आधे सोए आधे जगे हुए पढ़ रहे थे। उसी समय स्वामीनाथन एकाएक जोरदार खड़े होकर जब जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे सर कोलंबस हिंदुस्तान क्यों नहीं आया? कोलंबस हिंदुस्तान क्यों नहीं आया? वह क्या रास्ते में भूल गया होगा? नहीं, मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि इतना बड़ा व्यक्ति रास्ता भूल सकता है। विश्वास की यह बात तो विश्वास के लायक ही नहीं है।
क्यों नहीं है विश्वास के लायक? तो इतना बड़ा आदमी रास्ता कैसे भूल सकता है? चिल्लाकर क्यों कह रहे हो? उसके मास्टर ने कहा, इतनी तेज चिल्लाकर क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी बातें या तुम्हारी बात मैं सुन सकता हूँ, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से स्वामीनाथन जोर से चिल्लाता है, सर मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मुझे ईश्वर ने ऐसी आवाज़ दी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर से मास्टर कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया, लेकिन स्वामी बहुत खुश था कि अब सैमुअल मास्टर को थोड़ी सी गुस्सा आ रही है। वो परेशानी की नज़र से उसकी ओर देख रहे थे। अब उसने दूसरा मौका भी नहीं छोड़ा। जब पहली पंक्ति में बैठे एक शंकर नाम के बच्चे ने सवाल किया कि सर, वास्को दी गामा पहला व्यक्ति था जो भारत में आया हुआ था, तो जैसे ही सर उत्तर देने जा रहे थे, मास्टर उत्तर देने जा रहे थे, वैसे ही बीच में फिर से बोला, पिछली बेंच पर बैठकर जोर से चिल्लाया कि जोर से चिल्लाकर उत्तर दिया, लोग तो यही कहते हैं। सैमुअल मास्टर जी ने कहा कि दूसरे लड़कों ने घूरकर सभी, सैमुअल मास्टर ने और दूसरे बच्चों ने, सभी ने उसे घूरकर देखने लगे। मास्टर जी को आज स्वामी के बर्ताव से ताज्जुब हो रहा था। उन्हें एकदम अलग लग रहा था। उसका ऐसा बर्ताव, इसका इस प्रकार का व्यवहार था कि उन्हें ऐसा नवाई लग रही थी कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। उन्होंने कहा, स्वामीनाथन आज तुम ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाकर नहीं बोल रहे हो। मास्टर ने समझाया कि ऐसे तो तुम रोज़ ऐसे नहीं करते हो, आज तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे व्यवहार में इस प्रकार का ये बदलाव कैसे दिख रहा है? इतनी तेज तेज चिल्लाकर तुम क्यों बोल रहे हो? ताज्जुब, उन्हें बड़ी हैरानी होने लगी कि हमेशा ये बच्चा इतनी अच्छी तरह से बात करता था, आज इसे क्या हो गया है? इस तरह से वो बात क्यों कर रहा है? इतनी ज़ोर से चिल्लाकर क्यों बोल रहा है? मैं चिल्लाता नहीं हूँ सर, मैंने पहले भी आपको कहा। आप किस तरह से उत्तर दे रहा है कि सर मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी ऐसे ही कहा था कि मेरी आवाज़ ऐसी है। अगर मुझे ईश्वर ने ऐसी आवाज़ दी है तो ये तो ईश्वर की जवाबदारी है कि उन्होंने मुझे ऐसी आवाज़ क्यों दी। तभी विद्यालय की घंटी बजती है। कक्षा खत्म होने में 15 मिनट बाकी रह जाते हैं। अब जैसे ही उनकी क्लास ख़त्म होने वाली होती तो 15 मिनट सिर्फ बाकी रह जाते हैं। इस समय स्वामी कुछ ज़रूर ऐसा कुछ करना चाहता है कि सैमुअल मास्टर भड़क जाएं। तो वो सोच में डूबा हुआ है कि मुझे इस 15 मिनट में कुछ ऐसा करना है कि सैमुअल मास्टर मुझे मारने लगे या मुझ पर भड़क जाएं। लेकिन सैमुअल मास्टर उसे घूरकर सिर्फ देख रहे थे और सख्त बात भी करी थी, लेकिन शिकायत के लिए यह काफ़ी नहीं थी। सैमुअल मास्टर ने उसे डांटा था, लेकिन शिकायत के लिए ये बात, अगर हेडमास्टर के पास बात जाएगी तो क्या कहेंगे, मुझे डांटा, बस डांटने से तुम मेरे पास शिकायत लेके आए। हर सर टीचर्स डांटते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो बोलते ये शिकायत के लिए काफ़ी नहीं था। फिर स्वामीनाथन सोचने लगता है कि थोड़ी और कोशिश की जाए तो हो सकता है सैमुअल मास्टर को के खिलाफ़ कुछ मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा मुकदमा बनाया जाए कि जो उनके खिलाफ़ मुझे ऐसा कुछ मिल जाए। मुकदमा का अर्थ होता है अदालत में पेश किया गया मामला। वहाँ अदालत में पेश किया जाता है और यहाँ पर हेडमास्टर को दिया जाता है। तो वो ये कोशिश में लगा हुआ था कि मैं इस 15 मिनट में कुछ ऐसा कर जाऊं कि कुछ मुकदमा बन सके, अर्थात कुछ ऐसी चीज़ें बन सकें कि जिसे मैं हेडमास्टर के पास बता सकूं या शिकायत दर्ज कर सकूं। अब मास्टर जी ने सभी विद्यार्थियों को कहा कि अब बेल लगने वाली है, अर्थात स्कूल छूटने वाली है, सभी लोग अपनी किताबें बंद कर दो। सभी बच्चों ने अपनी किताबें बंद कर दी। फिर उन्होंने दूसरी पंक्ति में बैठे एक लड़के से प्रश्न किया, क्योंकि थोड़ा समय बाकी था तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ही जनरल प्रश्न कर लिया जाए। तो उन्होंने एक बच्चे से प्रश्न किया कि वास्को दी गामा कब भारत आया था? तो स्वामीनाथन तुरंत खड़ा होकर चिल्लाता है, ज़ोर से चीख कर बोलता है, सन 1648 में 20 दिसंबर के दिन। तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। फिर से सर को गुस्सा आ गया। मास्टर से कहने लगे, तुम्हें चिल्लाने के लिए मैंने पहले भी मना किया, तुमको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सर का दर्द बंद हो गया है और तुम अपना आपा, ज़्यादा सर में तुम्हारे दर्द हो रहा है, इसी वजह से तुम अपना आपा खो बैठे हो। तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, इतनी तेज़ चिल्ला कर बात कर रहे हो, क्या मतलब है? तो अब सर को कहता है, मास्टर को कहता है कि अब मेरे सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। और स्वामी चिल्लाने के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि स्वामी को और कि सर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाए। सर गुस्से में कहते हैं, बेवकूफ़ लड़के बैठ जाओ। अपने को बेवकूफ़ कहे जाने से वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है।
अब बोले तो मैं तुम्हें बेत लगाऊंगा। अब उसे बहुत अच्छा लगा जब सर ने कहा कि अगर अब तुमने ज़रा भी बोला तो मैं तुम्हें इस बेत अर्थात ये छड़ी से तुम्हें अच्छी तरह से मारूंगा। मास्टर जी ने बात पूरी की, स्वामी बैठ गया। अब बेत लगाने की बात सुनकर वह फिर से खुश हो गया कि अगर उन्होंने आज मुझे बेत से मारा तो मैं क्या करूँगा, यह शिकायत हेड मास्टर को जाकर कह दूँगा या उनको ये पत्र दे दूँगा। मास्टर जी आगे कहने लगे, अब मैं मुग़ल सम्राट के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। मुग़ल बादशाहों में आप किसको सबसे महान और शक्तिमान मानते हो, शक्तिशाली मानते हो, बताओ चलो। तो बच्चों से सवाल कर रहे थे। फिर से स्वामीनाथन खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे देखते ही मास्टर जी ने कहा, तुम बैठ जाओ। जैसे ही वो खड़ा हुआ वैसे ही मास्टर जी ने कहा कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बैठूँगा। फिर से क्या करता स्वामीनाथन जोर से चिल्ला के कहता, मैं नहीं बैठूँगा। अभी मैंने क्या कहा कि तुम्हें बोले तो मैं क्या करूँगा? आपने कहा कि आप मुझे बेत से मारेंगे, तो ठीक है, यहाँ आओ और आप मुझे बेत से मारो। स्वामीनाथन अपनी सीट से कूदकर उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मेज के पास जा पहुँचा। और तभी मास्टर को गुस्सा आया और मास्टर ने कहा कि अभी तुम्हें मैं बेत से मारूंगा, अगर तुम अपनी आदत नहीं सुधारी तो और उसे उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए वो जाकर उनके सामने खड़ा हो गया कि मारना हो तो मार लो। तो उन्होंने फिर से वो दराज बेत में से निकाली और उसे शैतान कहकर, चलो शैतान आगे हाथ बढ़ाओ, तुम बहुत परेशान करने लगे हो, दोनों हाथ को आगे बढ़ाओ। और धीरे धीरे से उन्होंने 3-3 बेत उसके हाथों पे मार दी। इतनी धीमे से मारी कि स्वामीनाथन को उसका पता भी नहीं चला। वो बिना हिले डुले उसको सहन कर गया। लेकिन एक शिकायत उसे करनी थी कि हाँ मुझे बेत से मारा, तो वो शिकायत उसके लिए वह काफ़ी हो गई थी। अब क्या था, छुट्टी हो गई, घंटी बज गई, सभी बच्चे अपने अपने घरों को जाने लगे। स्वामीनाथन ने भी अपना बैग पैक किया और बैग पैक करके वह भी उसने अपनी किताबें उठाई और जेब से खत निकाला और हेड मास्टर के दफ्तर अर्थात ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगा। दरवाजे में ताला लगा था। जैसे ही वो वहाँ दफ्तर की ओर गया तो जो दफ्तर था अर्थात ऑफिस था वहाँ पर ताला लगा हुआ था और वहाँ उसके बाजू में एक चपरासी बैठा हुआ था। उस चपरासी से पूछते हैं कि हेड मास्टर कहाँ गए हैं? तो चपरासी कहता है कि हेड मास्टर तो अभी छुट्टी पर गए हैं और 1 हफ्ते के बाद ही वो वापस आएंगे, उनसे तुम्हें क्या काम है? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने एक खत भेजा है, एक पत्र भेजा है, तुम उप हेड मास्टर सैमुअल साहब को खत दे सकते हो, वे यहाँ आते ही होंगे। अब उनकी जगह कौन संभाल रहा था? उप हेड मास्टर। उनसे भी ऊंचे कौन थे? हेड मास्टर से भी ऊंचे कौन थे? उप हेड मास्टर, अर्थात जो मास्टर थे उनको पढ़ा रहे थे वो। तो कहा कि तुम ठीक है, तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, अभी जो उप हेड मास्टर हैं सैमुअल वो अभी आते ही होंगे, तुम यहीं पर खड़े रहो, उन्हें तुम ये पत्र दे देना, क्योंकि हेड मास्टर तो 8 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। तो तुम्हें ये लेटर अगर इमरजेंसी में देना हो, जल्दी में देना हो, तो तुम सैमुअल मास्टर को दे देना। यह सुनते ही स्वामी वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। उसे इतना डर गया कि कहीं उन्होंने उसे देख लिया, तो वो तेज़ी से वहाँ से भाग गया और घर पहुंचकर खत पिताजी को दे दिया। जो खत वो लेकर आया हुआ था वो खत उसने अपने पिताजी को वापस दे दिया। तो वे बोले, मैं जानता था कि तुम पत्र नहीं दोगे। उसके पिताजी ने जैसे ही वो पत्र लिया और पत्र लेते ही कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता था यह पत्र तुम मुझे ही दोगे, तुम वहाँ पर ये पत्र को दोगे नहीं। वह भागा भागा घर की ओर आ गया और अपने पिताजी के हाथ में उस पत्र को दे दिया। हेड मास्टर साहब छुट्टी पर गए हैं। अपने पिताजी से कह रहे हैं कि हेड मास्टर साहब तो छुट्टी पर गए हैं। तो जो उसके पिताजी थे वो कहने लगे कि मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये पत्र तुम देने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम यह सब उनके बारे में झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ ही बोल रहे हो। मुझे पहले से पता था कि जो भी तुमने शिकायत की उनकी वह सब झूठ थी। स्वामी ने खत हाथ में लेकर कहा कि जब वो वापस आएंगे तब मैं ये खत उन्हें दे दूंगा। पिताजी ने पत्र लेकर फाड़ दिया और फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि आज के बाद सैमुअल मास्टर जी की या और किसी सर की शिकायत मेरे पास लेकर कभी मत आना। तब उसे पता चला
कि एक झूठ छुपाने के लिए उसे कितने सारे झूठ बोलने पड़े। आज उसने पूरे दिन सैमुअल मास्टर के बारे में शिकायतें ढूंढता रहा। पूरा दिन उसने इसी तरह व्यतीत कर दिया। इसीलिए हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर हमारे सर टीचर हमें कुछ बोलते भी हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। गुरु के प्रति हमेशा आपके मन में आदर और सम्मान बना रहना चाहिए, क्योंकि जो भी वो करते हैं वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। आप पढ़ो, आप ना पढ़ो तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके हाथ के नीचे पढ़कर कुछ अच्छे बनो, कुछ अच्छे बनकर कुछ अच्छा करो और देश के लिए अच्छा करो। इसीलिए आप भी गुरु के प्रति आदर मान रखो, आदर भाव रखो, और गुरु भी आपको अपने बच्चों की तरह आदर और मान सम्मान से आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कभी अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी भी आपने झूठ कहा तो वह आप सबके सामने तो आप सच बन जाओगे, लेकिन आपको अपने मन से आप कितने दुखी हो, आप कितने अपराधी हो, वो आप ही को पता चलेगा। इसीलिए झूठ का आपको हमेशा परित्याग करते रहना चाहिए। कभी भी कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन कभी आपको झूठ नहीं बोलना है। हमेशा आपको सही बात ही करनी है, सबके साथ मान सम्मान रखना है। समझ में आया आप सभी लोगों को? इसीलिए आपको भी कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अब आप भी बड़े हो चुके हो। ठीक है, चलिए ये लेसन मैंने आपको समझाया और मुझे पता है कि आप सभी को लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको इसकी जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो इसके अंदर ग्रामर दिया हुआ है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी या बताऊंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद, बाय।